नमस्कार, मैं डॉक्टर आशन माखीजा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजानंदगांव, वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि केंद्रीय बजट 2020 में आयकर अधिनियम के अंतर्गत दो कर व्यवस्थाओं में से किसी एक के चयन का प्रस्ताव किया गया है। एक व्यक्ति करदाता को पुराने या नए कर स्लैब में कौन सा चयन करना है, इस बात की जानकारी के लिए आवश्यक है कि उसे अपनी दोनों कर व्यवस्थाओं में आयकर दायित्व की गणना की जानकारी आवश्यक हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने 4 वीडियोस तैयार किए हैं। एक करदाता को अपने कर दायित्व को समझने के लिए इन चारों वीडियो को क्रमबद्ध देखना आवश्यक होगा। एक आधारभूत जानकारियों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयकर की दृष्टि से किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में हर महीने या समय समय पर जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। इस पारिश्रमिक में उसको प्राप्त नगद राशियों के अलावा उन सारी सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य भी जोड़ा जाता है जो उसे नियोक्ता या मालिक से प्राप्त हुई है, और ऐसी सुविधाएं इस अधिनियम में करयोग्य होना आवश्यक है। करदाता के कर दायित्व की गणना करने के प्रथम चरण में सबसे पहले उसे अपने सकल वेतन अर्थात ग्रॉस सैलरी की गणना करनी होती है। एक सूत्र रूप में यदि सकल वेतन को बताया जाए तो एक कर्मचारी को प्राप्त नगद प्राप्तियां में यदि उसे नियोक्ता से प्राप्त सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाए और इन दोनों के योग में यदि वेतन के स्थान पर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी की राशि है तो इन तीनों का योग जो है वो सकल वेतन कहलाता है। सकल वेतन की गणना में ध्यान देने योग्य बातों के पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आयकर की विशेषताओं के अंतर्गत आती है शेयर करना चाहूंगा। प्रत्येक वर्ष संसद में माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यही विधेयक दोनों सदनों में स्वीकृति के उपरांत वित्त अधिनियम कहलाता है। इसी वित्त अधिनियम में प्रत्येक संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर दरों का उल्लेख रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयकर में स्लैब सिस्टम के आधार पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा एक और जानकारी जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है कि एक करदाता की करयोग्य आय, उस पर कर की गणना और उस कर की राशि को वसूल करने की जिम्मेदारी जो होती है वो आयकर विभाग की होती है। यह आयकर विभाग जो है वो केंद्रीय सरकार का एक विभाग होता है जो प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नियंत्रण में काम करता है, और यह बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन होता है। अन्य विशेषताओं में एक व्यक्ति करदाता के कर के भुगतान की राशि उसकी आय, उसकी आयु और उसके द्वारा किए गए विनियोगों पर निर्भर होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में नई
वैकल्पिक कर व्यवस्था का प्रस्ताव है। आयकर दाताओं को यह विकल्प दिया गया है कि वह चाहे तो छूट और कटौतियों के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रहे या फिर बिना छूट वाले नवीन कर ढांचे को अपनाए। यद्यपि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, किंतु इसकी संपूर्ण राशि पर केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होता। आयकर की राशि का केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच विभाजन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। कर योग्य वेतन की गणन प्रक्रिया की बात की जाए तो गणन प्रक्रिया को 3 शीर्षकों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है सकल वेतन की गणना करना, दूसरा सकल वेतन में से धारा 16 की कटौतियां घटाना और तीसरा है कर योग्य वेतन की गणना करना। पहले स्टेप में सकल वेतन की गणना करते समय एक वेतन भोगी व्यक्ति करदाता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना आवश्यक है। सबसे पहले कर्मचारी के मूल वेतन, बोनस, कमीशन, फीस आदि को एक एक करके लिखना होता है। इसके संबंध में आयकर अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है वह राशियां जिन्हें कर्मचारी कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में प्राप्त करता है, ऐसी ही राशियों को लिया जाता है या शामिल किया जाता है। तत्पश्चात पूर्णतः कर योग्य भत्ते को एक एक करके लिखना है। उदाहरण के लिए महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, चिकित्सा भत्ता इत्यादि। इसके पश्चात आंशिक कर मुक्त भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता इत्यादि के में केवल करयोग्य भाग को ही करयोग्य आय की गणना में शामिल किया जाता है। इसके पश्चात यदि नियोक्ता का प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वेतन के 12% से अधिक का अंशदान है, ये वेतन कर्मचारी का वेतन है, इसके 12% से अंशदान की राशि को जो है वो सकल वेतन की गणना में शामिल कर लिया जाता है। इसके पश्चात इसी प्रमाणित प्रोविडेंट फंड पर ब्याज का वह हिस्सा जो 9.5% से अधिक है, ऐसी राशि की भी गणना करके सकल वेतन में उसे ले लिया जाता है। तत्पश्चात नियोक्ता से जो भी अनुलाभ या सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, उनका करयोग्य मूल्य आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यांकन करके एक एक करके लिखना होता है। इस संबंध में करदाता के लिए यह आवश्यक है कि जो सुविधाएं उसे प्राप्त हुई है, आयकर अधिनियम के अनुसार उसका मूल्यांकन करके जो करयोग्य हिस्सा है उसे लिखना होता है। लेकिन इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहला कि वह कंपनी का संचालक हो या कंपनी में उसका सार्वजनिक हित हो, अर्थात वह नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% या अधिक समता अंशों का मालिक हो। और तीसरी शर्त है कि उसका मौद्रिक वेतन 50,000 रुपए से अधिक हो। 50,000 रुपए की गणना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सकल वेतन में धारा 16 की कटौतियों को घटाने के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी वह राशि 50,000 रुपए से यदि अधिक है तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट कर्मचारियों की श्रेणी में आएगा। इन तीनों शर्तों में से करदाता को कोई एक शर्त पूरी करना आवश्यक है। इसके अलावा
यदि वेतन के स्थान पर कोई लाभ की राशि है तो ऐसी लाभ की राशि की गणना करके ही लिखना है। इन सारी मौद्रिक प्राप्तियों, अनुलाभों, वेतन के स्थान पर लाभ, इन सबका यदि योग कर लिया जाएगा तो यह राशि उस करदाता या कर्मचारी के सकल वेतन की राशि होगी। जैसा कि पूर्व में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि सकल वेतन में धारा 16 के अंतर्गत 3 प्रकार की कटौतियां दी जाती हैं। पहली कटौती मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। यह आयकर अधिनियम में 50,000 रुपए या सकल वेतन की राशि, इन दोनों में से जो कम होती है वो कटौती योग्य होती है। दूसरी कटौती मनोरंजन भत्ते की कटौती है, जो धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत आती है। इस संबंध में शर्त यह है कि यह भत्ता केवल सरकारी कर्मचारी के लिए ही कटौती योग्य होता है। अधिनियम के अंतर्गत मूल वेतन का 20% या अधिकतम 5,000 रुपए या मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि, इन तीनों राशियों में से जो भी कम होगी वह अधिनियम की धारा 16(2) अंडर सेक्शन 16(2) के अंतर्गत कटौती योग्य होगी। और तीसरी कटौती है रोजगार नियोजन व्यवसाय या वृत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अधिनियम में कर्मचारी द्वारा इस कर के लिए जो वास्तविक भुगतान की गई राशि है, अधिनियम की धारा 16(3) के अंतर्गत कटौती योग्य होती है। इन कटौतियों को घटाने के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी वह उस कर्मचारी या करदाता की वेतन से आय होगी। इसे सूत्र रूप में मैंने बताने का प्रयास किया है कि नगद प्राप्तियों में सुविधाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ दिया जाए। यदि वेतन के स्थान पर कोई लाभ की राशि प्राप्त हुई है तो ऐसी राशि को भी शामिल कर लिया जाए और इन सब का योग सकल वेतन कहलाता है। और सकल वेतन में धारा 16 की कटौतियां यदि अधिनियम के अनुसार उसे प्राप्त हो रही हो तो उनको घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह कर्मचारी या करदाता की वेतन से आय होगी। धन्यवाद। लेकिन इस अंतिम स्लाइड में अगली स्लाइड के बारे में, अगले वीडियो के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेतन से आय में से जो कटौतियां दी जाती हैं उस कटौतियों के प्रावधान और उससे संबंधित जानकारियों के लिए आपको इसी वीडियो का भाग 2 देखना आवश्यक होगा। साथ में आपसे यह कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो के संबंध में यदि कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर मुझे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू।